हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आप सबको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम कर रहे थे क्या, हम चल रहे हैं मैम एक सुपर फास्ट सुपर एक्सप्रेस सीरीज में, जो है हमारी सुपर 30 सीरीज, जिसके 3 सेशंस हम कवर कर चुके हैं। आज है हमारा लास्ट सेशन नंबर 4, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। तो बस स्टार्ट कर देते हैं सेशन, क्यों कोई टाइम वेस्ट करें भाई। लास्ट सेशन है, लास्ट सेशन के अंदर सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके बहुत ही हल्कू आने वाले हैं। मैडम हल्कू क्यों? क्योंकि पिछले 3 सेशंस आप इतने सारे क्वेश्चंस डील कर चुके हो। सबसे ज्यादा आपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस वाला जो सेशन था हमारा सेशन नंबर 3, इसके अंदर आप इतने सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ डील कर चुके हो, इतने सारे कि बस अब आपको यहाँ पर जो आएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स वो सब कुछ सुने हुए लगेंगे, सब कुछ देखेला लगेगा, सुनेला लगेगा, कुछ भी नया नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो बस सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, एक केस आपके सामने होगा, उस केस से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये अनसीन पैसेज नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। अनसीन पैसेज में हुआ करता था कि एक पैसेज दिया है और क्वेश्चंस उसी के अंदर उसी से हैं, आंसर भी आपको उसके अकॉर्डिंग ही देना है, बाहर नहीं देना है। यहाँ पर केस बेस्ड की अप्रोच क्या होने वाली है, बस छोटा सा सुन लो मुझसे। ठीक है, क्या करोगे, केस बेस्ड ये वाले जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, जैसे ही आप केस को देखोगे तो आपको उसके अंदर से सबसे पहले एक्सट्रैक्ट निकालना है कि ये किस टॉपिक के अराउंड बात चल रही है। ठीक है, जिस टॉपिक के अराउंड वो बात चल रही है ना, बस सारे क्वेश्चंस उस टॉपिक से होंगे। ये इसकी अप्रोच है, समझे मेरी बात? बस चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आ जाओ फटाफट से। पहला केस आपके सामने है। ठीक है मैम, केस तो सामने है, बस आवाज थोड़ी सी चलता है, कभी कभी चलता है। ठीक है, देखो, द पॉलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स। ठीक है आवाज का कुछ भी हो, सुपर 30 के एक्सप्रेस जो है वो रुकेगी नहीं। ठीक है, आज लास्ट स्टेशन है, ये पूरा अचीव करके रहेंगे। ठीक है, तो द pollen grains or microspores are the male reproductive bodies of a flower and are contained in a pollen sac or microsporangia. Each pollen grain consists of a single microscopic cell. हर एक pollen grain जो है वो एक single microscopic cell का बना हुआ है, possessing 2 coats, the exine and the intine. 2 होती है इसके अंदर कवरिंग। The exine जो है भाई वो बनी हुई है chemically stable material की, और इसकी वजह से जो pollen grains हैं वो बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व करके रखे जा सकते हैं। ठीक है, thousands of years तक भी, and in soil and sediments। ठीक है, कितने अच्छे से इनको स्टोर करके रखा जा सकता है। पता है, इनने इसकी जो एक्साइन की सबसे इंपॉर्टेंट जो एक टर्म थी जिससे ये बना है वो यूज नहीं किया। ठीक, इन्होंने काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर ऐसा। ठीक है, पॉलन ग्रेन की इन्होंने बात की है ना, पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात किसकी चल रही है, पूरे केस के अंदर एक्सट्रैक्ट निकाल लिया ना, पॉलन ग्रेन की बात चल रही है मैम। पॉलन ग्रेन के अराउंड ही पूरा जो हमारा केस है वो घूम रहा है। टाइटल क्या है इसका, पॉलन ग्रेन। लेकिन काफी सारे इंपॉर्टेंट ऐसे टर्म्स हैं जो इन्होंने यूज नहीं किए, क्योंकि वही तो वो आपसे पूछेंगे ना, तभी तो यूज नहीं किए। देखो कैसे पूछेंगे, देखो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन हम। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल प्रेजेंट इन द एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट जो बायोलॉजिकल मटेरियल है। ठीक है, थोड़ा सा आवाज की वजह से प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे लग सकता है, समझ रहे हो ना, पढ़ते आ रहे हैं 3 दिन से, सुना हुआ है अब तो सब कुछ। ठीक है, जो मोस्ट रेजिस्टेंस बायोलॉजिकल मटेरियल है जो कि पॉलन ग्रेन की एक्साइन में प्रेजेंट होता है, वो क्या है? देखो, अगर वो बता देते केस में तो पूछते क्या। आप देखो यहाँ पर कौन सा है, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, जल्दी बताओ कौन सा है भाई। आपका आंसर आ जाए उसके बाद मैं बताती हूँ मेरा वाला आंसर। ठीक है, देखते हैं आपका वाला डांस मेरा वाला आंसर मैच करता है कि नहीं। मैम ये क्या था? हाँ ठीक है, पढ़ाई करो। देखो आगे बताओ क्या होगा आंसर, मैं बता देती हूँ, स्पोरोपोलिन। हाँ मैम, इतना इजी वाला था, पहला क्वेश्चन था ना भाई, पहला इजी होता है थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए। अब देखो, the exine possesses one or more thin places known as what? exine के अंदर एक या एक से ज्यादा thin places होते हैं, बहुत thin places होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मैम, ये जो आप लोगों ने कमेंट में बताया है, उसके बाद मैं बताऊंगी। बताओ क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं मैम, उन्हें कहते हैं जर्म पोर्स, क्योंकि इन्हीं जर्म पोर्स से फिर क्या होती है, पॉलन ट्यूब अराइज होती है मैम। इसलिए वहां पर एक्साइन प्रेजेंट नहीं होती, बहुत थिन होती है। ठीक है, वहां पर बिल्कुल एब्सेंट होती है, ताकि वहां से पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो सके। ठीक है, वहां पर स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता। आगे देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? मैम अभी तो बता दिया आपने, बातों में सब तो बता दिया, यही तो था। जर्म पोर का फंक्शन क्या था, पॉलन ट्यूब को
अराइज करना। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब, मिल गया। लेकिन देखो जरा ध्यान से, डी में क्या बोला है, ऑल ऑफ दीज बोला है, तो एक बार मैच कर लो कि कहीं बाकी फंक्शन भी तो मैच नहीं कर रहे, वरना गलत हो जाएगा। इमर्जेंस ऑफ रेडिकल, रेडिकल है, रेडिकल पॉलन ग्रेन से क्यों निकलेगी, वो तो सीड से निकलेगी ना। पॉलन ग्रेन तो अभी बेचारा गमीट ही है, हैप्लॉइड है, वो जब पहले फर्टिलाइजेशन हो जाए, फिर सीड बन जाए, फिर रेडिकल निकलेगी ना, ये तो गलत बात है भाई। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेशन, सीड बनने तो दो पहले, पहले ही जर्मिनेट करा दोगे, इतनी जल्दी है इनको भाई, सब गलत, दोनों गलत है, सिर्फ ये सही है, सिर्फ ये सही है, इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब, समझे। नेक्स्ट देखो, What is the key advantage of the plant for having such strong pollen grain walls? अच्छा, इतनी strong pollen grain की wall है जो कि स्पोरोपोलिन की वजह से है, इसका की एडवांटेज क्या है, ध्यान से सुनना। ये जो यहाँ लिखा है ना, की एडवांटेज टू द प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना। आपसे एडवांटेज सिर्फ ओवरऑल एस्पेक्ट में नहीं पूछा है, आपसे ये एडवांटेज पूछा है कि प्लांट को उससे क्या एडवांटेज मिल रहा है। क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्या पूछा है, व्हाट इज द की एडवांटेज टू द प्लांट, मतलब इस स्पोरोपोलिन की बनी हुई पॉलन ग्रेन की वॉल का प्लांट को क्या एडवांटेज मिल रहा है, आपको ये बताना है। देखो, तो इट प्रोटेक्ट्स द वाइटल जेनेटिक मटेरियल इन द पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन के अंदर जो वाइटल जेनेटिक मटेरियल होता है ना, पूरा उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। अच्छा, तो भाई ये तो वाकई मतलब प्लांट के लिए बेनिफिशियल हुआ ना कि उसका जेनेटिक मटेरियल बच रहा है, ये प्लांट के लिए बेनिफिशियल हुआ, ये वाला तो सही है। नेक्स्ट देखो, इट अलाउज पॉलन टू सर्व एज अ वैल्यूएबल फॉसिल रिकॉर्ड फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट प्लांट्स, तो ये तो हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ ना, प्लांट के लिए थोड़ी हुआ। प्लांट को क्या बेनिफिट मिल रहा है, आप उसकी एंशिएंट प्लांट की स्टडी कर रहे हो, वगैरह 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 कर रहे हो, फॉसिल रिकॉर्ड बना रहे हो, प्लांट को क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, ये उसके लिए थोड़ी है। मैंने कहा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पर आपके लिए समझना कि प्लांट को क्या एडवांटेज मिल रहा है, आपको ये बताना है। इट प्रिवेंट्स द पॉलन ट्यूब फ्रॉम ग्रोइंग आउट बिफोर द पॉलन ग्रेन रीचेस द स्टिग्मा ऑफ अ कंपैटिबल स्पीशीज। अच्छा, ये जो स्पोरोपोलिन है, इसकी वजह से ये पॉलन ट्यूब को बाहर ग्रो करके आने नहीं देती, हाँ, ग्रो करके नहीं आने देती। बेचारी ने इतना अच्छा अरेंजमेंट तो करके रखा हुआ है, जर्म पोस्ट बनाए हुए हैं उसने, वहां पर अपने आप को क्या किया हुआ है, एब्सेंट किया हुआ है कि भाई मैं इतनी जगह पे हूँ, बाकी जगह मैंने जर्म पोस्ट छोड़े हुए हैं, वहां से पॉलन ट्यूब अराइज हो जाए। हाँ, फालतू में अफवाह फैला रहे हो, गलत बात है। इट गिव्स वेट टू द पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन को बहुत ज्यादा वेट प्रोवाइड कर देती है, बहुत भारी बना देती है, अलाउइंग इट टू क्लिंग बेटर टू द बॉडी सर्फेसेस ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटर्स, ताकि ये जो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स आते हैं ना, अपने पैरों में उनको चिपका के ले जाते हैं, बॉडी में चिपका के ले जाते हैं, उनमें अच्छे से चिपक के जा सके। हाँ, बताओ ये बात कहाँ से कहाँ तक लॉजिकली फिट बैठ रही है क्या? अगर इतने ज्यादा हैवी हो जाते ये, हाँ, अगर इतने ज्यादा हैवी हो जाते तो फिर कैसे जाते इतने छोटे छोटे से इंसेक्ट्स की बॉडी में चिपक के भाई? हाँ, नहीं जा पाते ना, पॉसिबल ही नहीं था ट्रांसमिट होना, तो ये बात तो गलत बात भाई, सब गलत बात, ठीक है, गलत बातें हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बचा मैम? फिर करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। डन। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ जर्म पोर्स इन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है, डाइकॉट में कितने नंबर ऑफ जर्म पोर्स होते हैं और मोनोकॉट्स के अंदर कितने नंबर ऑफ जर्म पोर्स होते हैं। जर्म पोर्स क्या है, ये तो हमने पिछले 3 क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। कितने होते हैं डाइकॉट में, मोनोकॉट में? पहले आप बता दो अपना आंसर, फिर मैं बताती हूँ अपना आंसर, ठीक है, फटाफट से बताओ, डाइकॉट में कितने जर्म पोर, मोनोकॉट में कितने जर्म पोर, बताओ जरा, बता दूं मैं बता दूं। देखो, डाइकॉट में पाए जाते हैं 3 जर्म पोर्स और मोनोकॉट की अगर बात करेंगे तो इनके पास पाए जाते हैं जर्म पोर्स कितने? 1 ओनली, ठीक है ना, ये इनका नंबर होता है, ठीक है। डाइकॉट में 3 जर्म पोर्स पाए जाते हैं, मोनोकॉट में 1। ये हो गया करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट केस, ठीक है, हर केस से हमारे पास अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। देखो, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको दिखाया गया है, ठीक है। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं, सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। स्टडी द गिवन फिगर ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको ये फिगर देखना है और जो आंसर्स आएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे, उनका आंसर करना है, ठीक है ना। आंसर करते वक्त आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। ये PQRST जो लिखा हुआ है, ये आपको आगे भी देखने को मिलेगा। चलो देखो यहाँ पर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लेबल्ड पार्ट P। लेबल्ड पार्ट P जो है उसके लिए इनमें से क्या करेक्ट है, ठीक है, लेबल्ड पार्ट P के लिए। देखो P क्या है, सबसे पहले तो यहाँ डायग्राम में देख लेते हैं अपन, है ना, उसके बाद अपन आते हैं उसके एक्सप्लेनेशन पे। देखो P पार्ट जो यहाँ पर लेबल किया गया है, देखो यहाँ पर लेबल किया है तो मैं यहाँ बता रही हूँ, है ना, ये वाला P पार्ट,
ठीक है, ये पी पार्ट है। ठीक, तो ये कौन सा पार्ट है? क्या ये रेटिटेस्टिस है? क्यों मैंने रेटिटेस्टिस बोला? क्योंकि यहां पर सबसे पहले ऑप्शन में यही दिया है। तो P इज रेटिटेस्टिस विच ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स टू आउटसाइड। P को बोला है कि रेटिटेस्टिस है, ठीक है, और बोला है कि ये स्पर्म को आउटसाइड ट्रांसपोर्ट करती है। तो भाई क्या ये बात करेक्ट है? P जो वहां पर ऑर्गन दिख रहा है, जो पार्ट दिख रहा है, क्या वो रेटिटेस्टिस है? ठीक है। दूसरा, P is epididymis responsible for storing and nourishing the sperms until they are moved further to the vas deferens। ठीक है, P क्या है? एपिडिडाइमिस है, जो कि क्या करता है? स्पर्म को स्टोर करके और नरिश करके आगे वास डिफरेंस में पास ऑन कर देता है। P को इन्होंने भी एपिडिडाइमिस कहा है, लेकिन उन्होंने फंक्शन क्या बताया कि ये स्पर्म को कैरी करता है और सेमाइनल वेसिकल की भी सिक्रीशन को कैरी करता है। क्या ये पॉसिबल है? बताओ, एपिडिडाइमिस बोल रहे हैं यहाँ है, सेमाइनल वेसिकल यहाँ है, तो वो उसके सिक्रीशन को एक साथ कैसे कैरी कर सकता है भाई? एपिडिडाइमिस पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, P is रेटिटेस्टिस which lies along the inner side of each testis and store the sperms। ये बात करेक्ट है रेटिटेस्टिस के बारे में, लेकिन जो P स्ट्रक्चर के बारे में पूछे हैं वो रेटिटेस्टिस नहीं है, ये एपिडिडाइमिस है। यहाँ जो एपिडिडाइमिस बोला गया है ये करेक्ट है। ठीक है, P is not the रेटिटेस्टिस, वो तो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, वो तो यहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये इसके लिए करेक्ट नहीं है, और ये भी रेटिटेस्टिस इसमें लिखा है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। बचा क्या मैम? बचा सिर्फ ये कि एपिडिडाइमिस है ये वाला स्ट्रक्चर, और ये करता है क्या? स्पर्म्स को नरिश करता है, स्टोर करता है और फिर आगे पास ऑन कर देता है। कहाँ? वास डिफरेंस में। ये देखो, एपिडिडाइमिस के बाद ये जो है ये पूरी की पूरी क्या है? वास डिफरेंस है। तो ये बात करेक्ट हो गई। नेक्स्ट देखो, करेक्ट ऑप्शन इसका हो गया बी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर। अब आपको यहाँ से करेक्टली मैच्ड पेयर को फिर से क्या करना है? आइडेंटिफाई करके बताना है। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं क्या पेयर्स? क्यू के लिए बोला गया है कि वास डिफरेंशिया है। क्या यहाँ पर क्यू वास डिफरेंशिया दिख रही है आपको? नहीं दिख रही। अभी तो बोला था, अभी तो बताया मैंने, ये क्या है? वास डिफरेंस है, डिफरेंशिया नहीं है, तो ये तो हो गया गलत। नेक्स्ट क्या बोला है? आर इज द इजैक्यूलेटरी डक्ट। आर क्या है? इजैक्यूलेटरी डक्ट। दिख रही है क्या यहाँ पर? आर इजैक्यूलेटरी डक्ट दिख रही है क्या? हाँ भाई दिख रही है मैम। देखो कहाँ दिख रही है? देखो, ये वास डिफरेंस आई सिक्रीशन लेके एपिडिडाइमिस से। ठीक है, ये सेमाइनल वेसिकल जो ग्लैंड है, ठीक है, उसकी डक्ट भी इसी के साथ क्या हो गई? ओपन हो गई। तो अब ये जो बनी यहाँ पर, ठीक है, जब ये दोनों डक्ट यहाँ पर कंबाइन होगी ना, यहाँ पर ये क्या बनी? इजैक्यूलेटरी डक्ट। जब वास डिफरेंस में, ठीक है, जो कि स्पर्म लेकर आ रही है वहां से टेस्टिस से, और यहाँ पर जो सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन जब उसमें मिक्स हो जाता है, जब दोनों की एक कंबाइंड डक्ट बन जाती है, वही तो कहलाती है इजैक्यूलेटरी डक्ट। वही कहलाती है ना इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो ये वाला हो गया करेक्ट। और भी देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। एस जो है वो सेमाइनल वेसिकल है क्या? ये कह रहे हैं ये एस, ठीक है, ये सेमाइनल वेसिकल है। भाई अभी तो बताया ये है सेमाइनल वेसिकल। ये तो छोटे छोटे बल्ब लाइक जो दो ग्लैंड्स हैं, ये कौन सी है? पेयर्ड बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड है, ये भी गलत। ठीक है, टी को कह रहे हैं काउपर्स ग्लैंड। कहाँ है टी? ये रहा। इसको कह रहे हैं काउपर्स ग्लैंड। भाई सेमाइनल वेसिकल है। हाँ, कितनी बार बता दे? तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया? करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया? इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर क्यू। क्यू के लिए इनकरेक्ट क्या है? क्यू है क्या? पहले ये तो पता चल जाए। वास डिफरेंस है मैम, ये तो देख लिया था। चलो देखते हैं। इट कैरीज स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, एपिडिडाइमिस से लेकर इजैक्यूलेटरी डक्ट तक ये स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ को कैरी करती है। क्या ये बात करेक्ट है? ठीक है, आपको बताना है क्या? इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये बात तो करेक्ट है मैम। हाँ, क्यू आर ओनली 2 इन नंबर। ये 2 होती है नंबर में। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है। हाँ भाई 2 तो होती है। इट अराइजेस फ्रॉम रेटिटेस्टिस। ये क्या रेटिटेस्टिस से अराइज होती है? नहीं, गलत बात, क्योंकि ये एपिडिडाइमिस से अराइज होती है। अभी देखा हमने, तो ये गलत बात है। ठीक है, इट कंस्टिट्यूट्स मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स। तो हाँ भाई, ये सेक्स एक्सेसरी डक्ट में काउंट होती है, क्योंकि ये भी क्या है? स्पर्म को ट्रांसफर करने में हेल्प करने वाली एक ट्यूब है, एक डक्ट है। राइट, तो ये करेक्ट है। हमें लेकिन करेक्ट बताना नहीं था, हमें तो इनकरेक्ट बताना था। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे लिए? सी। ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे लिए? सी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या पूछा है। विच स्ट्रक्चर पासेस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कैरीज स्पर्म्स। कौन सा स्ट्रक्चर प्रोस्टेट ग्लैंड से पास होता है और क्या कैरी करता है अपने अंदर? स्पर्म्स को कैरी करता है एंड द सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, which structure passes through the prostate gland and carries sperms and secretion of seminal vesicle। देख लो यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रोस्टेट ग्लैंड से पास हो रहा है?
कौन सा स्ट्रक्चर पास हो रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड से, और फिर उसके अंदर स्पर्म और सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल भी होना चाहिए। तो भाई मुझे तो यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर होगा जरूर, ठीक है, यहीं पर कोई स्ट्रक्चर होगा जरूर जिसने स्पर्म का सिक्रीशन अपने से वास्ट डिफरेंस से ले लिया होगा, और फिर यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल का भी स्ट्रक्चर सिक्रीशन आ गया और प्रोस्टेट का सिक्रीशन भी आ गया, ठीक है ना, प्रोस्टेट से पास हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा है वो स्ट्रक्चर, पी, टी, आर या एस? देखो पी पास हो रहा है क्या यहाँ से कहीं पे, बताओ हो रहा है क्या? नहीं। टी हो रहा है क्या? टी तो मैम ऊपर है। आर हो रहा है क्या? इजैक्यूलेटरी डक्ट के बारे में हाँ ऐसा कह सकते हैं, हाँ इजैक्यूलेटरी डक्ट के बारे में ऐसा कह सकते हैं। एस क्या है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। क्या इसके बारे में भी ऐसा कहा जा सकता है? अपना आंसर जल्दी से बता दो, जल्दी से अपना आंसर फ्रेम कर लो माइंड में। मैं बता रही हूँ अपना आंसर। मेरा आंसर ये कहता है कि आर, ठीक है, जो मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया था यही होगा वो करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये क्या करेगा, यहाँ से स्पर्म्स को भी लेकर आ रहा है, यही कहा था उन्होंने कि स्पर्म को भी लेकर आएगा और सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन भी कैरी करेगा। तो ये देखो सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन भी कैरी कर रहा है। आर है क्या? इजैक्यूलेटरी डक्ट। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया था क्या है आर, इजैक्यूलेटरी डक्ट, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर दोनों डक्ट का क्या हो गया है, कॉम्बिनेशन हो गया, कंबाइन हो गई है, मर्ज हो गई है, वास डिफरेंस भी और सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन भी, डक्ट भी, ठीक है, दोनों कंबाइंड है, इजैक्यूलेटरी डक्ट है आर, और ये पास हो रही है किसके थ्रू, यहाँ जब वो इजैक्यूलेटरी बन गई कंबाइन होके तो प्रोस्टेट से ही तो पास हो रही है। ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ये क्या है, प्रोस्टेट है। तो ये वाला बन गया इसके लिए क्या, करेक्ट स्टेटमेंट, आर बन गया क्या, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, असर्शन रीजन। म्यूकस प्रेजेंट इन द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के अंदर म्यूकस का प्रेजेंट होता है, ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन में, ठीक है, ये क्या करता है, नंबर ऑफ स्पर्म्स डैमेज को, इजैक्यूलेशन के वक्त जितने भी स्पर्म्स का डैमेज होता है ना उनके नंबर को क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, उनके नंबर को डिक्रीज करता है, ठीक है। देखो मतलब क्या हुआ कि इजैक्यूलेशन के वक्त जितने भी नंबर ऑफ स्पर्म्स रिलीज हो रहे हैं उन सब में से जितने भी नंबर ऑफ स्पर्म डैमेज हो जाया करते थे उनको ये क्या कर रहा है, उस डैमेज्ड स्पर्म के नंबर को कम कर रहा है। कैसे? क्योंकि वो क्या कर दे रहा है, उनमें म्यूकस ऐड कर दे रहा है। किसका सिक्रीशन? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन, ठीक है। हमने पढ़ा भी था कि इसका फंक्शन क्या होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन का, कि ये इट हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, यही काम था इसका। तो म्यूकस ल्यूब्रिकेट्स द एंड ऑफ पेनिस एंड लाइनिंग ऑफ द यूरेथ्रा। म्यूकस क्या करता है, पेनिस के एंड को ल्यूब्रिकेट करता है और यूरेथ्रा की पूरी लाइनिंग को भी ल्यूब्रिकेट करता है, ठीक है, ये इसका फंक्शन है, ठीक है ना। तो अब आप बताओ कि क्या असर्शन रीजन आपको दोनों करेक्ट लग रहे हैं, और अगर लग रहे हैं तो क्या उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी लग रहे हैं? बताओ मुझे जरा, बताओ जरा आंसर अपना। थोड़ा सा टाइम हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको दे रही हूं ताकि आप अपनी भी अंडरस्टैंडिंग साथ में लेते चलो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस एक लेक्चर की तरह सुन के चले जाओ पूरा सेशन, आपका आंसर भी आप फ्रेम करो, फिर मेरा आंसर सुनो, ताकि आप कलेक्ट एक साथ ही साथ आपका एक टेस्ट चलता रहे कि कितना करेक्ट जा रहे हैं कितने नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो बताओ। देखो करेक्ट आंसर होगा भाई ए, ठीक है। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी उसी का है। देखो कैसे, देखो ये कह रहे थे आपसे कि म्यूकस जो है इसकी वजह से क्या होता है, इजैक्यूलेशन के वक्त होने वाला स्पर्म डैमेज कम होता है। तो वो कैसे कम हुआ? क्योंकि उसने ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कर दिया। उसने क्या कर दिया? ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कर दिया, तो यही उसका रीजन बना, ठीक है ना। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। अब आएगा एक नया केस, ठीक है ना। बोला है ना हर केस के कितने क्वेश्चन है हमारे पास, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हर 5 क्वेश्चन के बाद एक नया केस आ जाएगा। अब देखो ये किस बारे में डील कर रहा है, ओवर पॉपुलेशन कॉजेज नंबर ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन जब भी होती है तो उसकी वजह से काफी सारी फैमिली प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं। स्ट्रेटजीज जैसे कि बर्थ कंट्रोल की अगर हम बात करें, ठीक है, बर्थ कंट्रोल मेथड्स, ये सब क्या करते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को होने से रोकते हैं, है ना, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेचुरल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल डू नॉट इन्वॉल्व मेडिकेशंस। जितने भी नेचुरल मेथड्स होते हैं बर्थ कंट्रोल के उनमें किसी मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती, किसी डिवाइस की जरूरत नहीं होती टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, ठीक है। बट रादर रिलाई ऑन बिहेवियरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। उनको कोई मेडिकेशन तो नहीं चाहिए, ठीक है, उनको कोई ऐसी डिवाइस तो नहीं चाहिए इन सारे मेथड्स को, बर्थ कंट्रोल मेथड्स के, लेकिन उन्हें क्या चाहिए, बिहेवियरल जो प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर वो बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं कि अगर वो प्रैक्टिसेस प्रॉपरली की गई है तो वो रिलाई कर पाएंगे, है ना। एंड और मेकिंग ऑब्जर्वेशंस अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ही साथ ये जो बिहेवियरल प्रैक्टिसेस हैं
ठीक है, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक्टिविटीज है उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा टॉपिक जो है ओवरऑल किसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, किसके बारे में, कि सबसे पहले तो बताया कि बर्थ कंट्रोल की रिक्वायरमेंट क्या है भाई, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देन बताया बर्थ कंट्रोल के किस मेथड के बारे में ज्यादा बात की जा रही है, नेचुरल मेथड्स की बात की जा रही है। तो मतलब पूरा टॉपिक, पूरा जो केस है वो किसके अराउंड घूम रहा है, नेचुरल मेथड्स टू कंट्रोल द बर्थ, ठीक है, या नेचुरल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, इन्हीं के बारे में चल रहा है टॉपिक। अब देखो क्वेश्चंस को डील करते हैं। विच मेथड हेल्प्स इन कॉन्ट्रासेप्शन बाय टेम्पररी एब्सेंस ऑफ सेक्स, कौन सा मेथड जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन में हेल्प करता है बाय द टेम्पररी एब्सेंस ऑफ सेक्स, ठीक है, अगर टेम्पररीली कुछ ड्यूरेशन के लिए अगर सेक्स को अवॉइड कर दिया जाए तो उससे कॉन्ट्रासेप्शन में कैसे हेल्प मिलती है, और ये मेथड जो है, जिस भी मेथड के तहत ये किया जाता है वो मेथड कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। बताओ इनमें से कौन सा है, क्या कोइटस इंटरप्टस में ऐसा होता है, क्या विथड्रॉल मेथड में ऐसा होता है, क्या रिदम मेथड में ऐसा होता है, क्या लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड में ऐसा होता है, किस मेथड के साथ ऐसा होता है, जल्दी बताओ। देखो यहां पर मैं एक हिंट दे दूं, यहां पर ना एक अल्टरनेटिव यूज किया गया है, मतलब जिस टर्म को आपने पढ़ा है उसका जो उसको और क्या कहा जाता है वो वाला टर्म यूज किया गया है, ठीक है, ये एक हिंट है। अब देखो आंसर होगा इसका बेटा, इसका आंसर बनेगा रिदम मेथड, ठीक है, इसका आंसर है रिदम मेथड। अब ये रिदम मेथड कुछ और नहीं है, ये वही मेथड है जो हमने पढ़ा था, किस नाम से, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के नाम से, हमने ये मेथड पढ़ा था, याद है सबको, ठीक है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस ये क्या है, नेचुरल मेथड, पूरा टॉपिक ही नेचुरल मेथड का चल रहा है, लेकिन हमने ये पढ़ा था, ठीक है, इस नाम से पढ़ा था, ठीक है ना। इसी को रिदम मेथड भी कहा जाता है, नेचुरल मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, इसमें कुछ नहीं है, देखो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ही रिलाई करता है, यही हमारा कॉन्टेक्स्ट कह रहा था केस का, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ही रिलाई करता है ये भी, ठीक है। एक पीरियोडिक, एक टाइम पीरियड, पीरियोडिक मतलब एक टाइम पीरियड ऐसा डिसाइड किया गया है, 10 to 17 डेज, 10 to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये टाइम पीरियड था, ठीक है ना, 10 to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यही वो टाइम पीरियड था जिस वक्त पे अगर कोई मेडिकेशन नहीं, कोई डिवाइस नहीं, कुछ नहीं, जिस वक्त पे नेचुरली अगर सेक्स को अवॉइड किया जाए, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो मिल सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्शन कंसीव जो है वो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी होती है उसकी कि भाई कंसीव नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्या इसका रीजन है, ये सारी डिटेल हमने पढ़ी हुई है, ठीक। अब ये जो है पूरा ड्यूरेशन, ठीक है, ये जो है पूरा ड्यूरेशन इस पे ये रिलाई करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिदम मेथड, क्योंकि ये एक रिदम में चलता है, ठीक है ना, एक रिदम में, एक पूरी पीरियोडिक साइकिल की तरह ये चलता है, ठीक है, एक पीरियोडिकली ये चलता है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या रिदम मेथड कहते हैं, ठीक, इतनी बात। नेक्स्ट देखो क्या पूछा जा रहा है, द इफेक्टिवनेस ऑफ कोइटस इंटरप्टस मेथड इज लिमिटेड। कोइटस इंटरप्टस मेथड की जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि स्पर्म्स जो है वो वजाइना में पास तब भी कर सकते हैं, मतलब इजैकुलेशन के पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस मेथड में किया क्या जाता है, इस मेथड में यही किया जाता है कि इजैकुलेशन से जस्ट पहले पीनिस को क्या कर लिया जाता है, विदड्रॉ कर लिया जाता है फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ताकि उसमें क्या ना हो सके, स्पर्म पास ऑन ना हो सके। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा स्पर्म जो है वो रिलीज सिर्फ इजैकुलेशन के वक्त ही होंगे, इजैकुलेशन से कुछ पहले भी स्पर्म्स जो है वो रिलीज हो सकते हैं और वजाइना तक पहुंच सकते हैं। तो इस रीजन की वजह से जो कोइटस इंटरप्टस मेथड है इसकी इफेक्टिवनेस बहुत लिमिटेड है, ठीक है ना, समझ पाए रीजन। तो अब आप ये बताओ कि असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और वही उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारा, ए, ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारा, ए, ठीक है ना, डन ये आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, why is lactational amenorrhea effective for about 4 to 5 months after parturition। लैक्टेशनल अमेनोरिया को हमेशा पार्चुरेशन के, मतलब पार्चुरेशन क्या है, एक साइंटिफिक टर्म है ना, बायोलॉजिकल टर्म है, किस प्रोसेस के लिए, डिलीवरी ऑफ द बेबी के लिए। तो डिलीवरी के 4 to 5 मंथ के बाद तक ही, या 4 to 5 मंथ तक ही, ठीक है, उसके बाद नहीं,
4 to 5 मंथ तक ही क्यों इसे इफेक्टिव माना जाता है लैक्टेशनल एमिनोरिया को। लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या है ये याद है, लैक्टेशनल एमिनोरिया वो है जब मदर्स क्या कर रही होती हैं, ब्रेस्ट फीड कर रही होती हैं, तब तक उनके कंसीव करने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या होती है, रुकी हुई होती है। किस वक्त पे, इंटेंस लैक्टेशन के वक्त पे, ठीक है, इंटेंस लैक्टेशन के वक्त पे। और इंटेंस लैक्टेशन जो है वो 4 to 5 मंथ्स तक ही चलता है। इसका रीजन भी मैंने आपको वहां पर समझाया हुआ है जब मैंने चैप्टर पढ़ाया है, कि वो रीजन ये है कि 4 to 5 मंथ के बाद जो चिल्ड्रन होता है, जो इन्फेंट होता है, जो बेबी होता है, वो अदर सोर्सेज ऑफ फूड पे भी रिलाई करने लग जाता है, ठीक है। तो जिस वक्त वो बाकी सोर्सेज ऑफ फूड भी लेने लगेगा, वो बाकी चीजें भी खाना शुरू कर देगा, तो उसका जो ड्यूरेशन होगा बार बार ब्रेस्ट फीडिंग का, जो पहले ज्यादा हुआ करता था, क्योंकि वो सिर्फ उसी पे रिलाई कर रहा था, उसको हर बार भूख शांत करने के लिए एक ही टाइप ऑफ सोर्स ऑफ फूड उसके पास अवेलेबल था। अब उसके पास दूसरे सोर्स ऑफ फूड भी अवेलेबल है, तो जो ड्यूरेशन होगा अब वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब वो उतना फ्रीक्वेंटली क्या नहीं करेगा, ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा होगा, है ना, उतना फ्रीक्वेंटली नहीं कर रहा होगा। तो इसलिए जो मदर है वो अब उतना इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर नहीं कही जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी अब जो है वो क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। तो जब वो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी क्या होने लगेंगे, होने लग जाएंगे। अब जब वो होने लग जाएंगे तो वापस से क्या शुरू हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओव्यूलेशन की प्रोसेस, जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है और जो कंसीव करने के चांसेस है वो वापस से बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो 4 to 5 मंथ्स तक ही मानी जाती है, ठीक है। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, ये पूरा एक लॉजिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज बिल्कुल 100% रिलायबल है और एकदम स्ट्रिक्ट कोई रूल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका रीजन देखते हैं कि इन्होंने क्या ऑप्शंस दिए। इन्होंने ये कहा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओव्यूलेशन जो होता है वो 14th डे पे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका ओव्यूलेशन से क्या रिलेशन है मेंस्ट्रुएशन के, बताओ, इसका मेंस्ट्रुएशन के ओव्यूलेशन से क्या रिलेशन है। ओव्यूलेशन डजंट अकर ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन, हाँ ये जरूर इससे रिलेटेड है कि इंटेंस लैक्टेशन के वक्त पे ओव्यूलेशन नहीं होता, जो मैंने आपको समझाया है ना। इसका तो मुझे समझ नहीं आया भाई। दिस मेथड इनहिबिट्स मोबिलिटी ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, ये स्पर्म्स की मोटिलिटी को इनहिबिट करता है। क्या इसका समझ आ सकता है आपको, रीजन बताओ, क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है। सी वाले के लिए मैंने नहीं बताया अभी कुछ, बताओ क्या ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है, क्योंकि उसी से तो आंसर उलझा हुआ है ना, कि सिर्फ बी लगाए या बोथ बी एंड सी लगाए। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी बताओ, करेक्ट आंसर होगा सिर्फ बी, ठीक है, क्योंकि मोबिलिटी ऑफ स्पर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर दिया। मेंस्ट्रुएशन में 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, उससे उसे कोई लेना देना नहीं है। उसका काम बस इतना लेना, उससे रिलेटेड बस इतना ऑप्शन है कि भाई ओव्यूलेशन जो है वो इंटेंस लैक्टेशन के वक्त नहीं होता, और अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होगा मतलब स्पर्म ही रिलीज नहीं, ओवम ही अगर रिलीज नहीं होगा, अगर ओवम रिलीज नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, कंसीव कैसे होगा, हाँ कैसे होगा, नहीं होगा। तो भाई ये हो गई इस चीज की क्लियरिटी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच फैक्ट इज नॉट द बेसिस ऑफ पीरियोडिक एब्सेंस मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। कौन सा फैक्ट जो है वो पीरियोडिक एब्सेंस, देखो वापस वहीं पर आ गए अपन, रिदम मेथड पे, नेचुरल मेथड पे, ठीक है, ये वही है। पीरियोडिक एब्सेंस मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल के ऊपर कौन सा फैक्ट जो है वो उसके मतलब किस फैक्ट पर वो बेस्ड नहीं है, विच फैक्ट इज नॉट द बेसिस, ठीक है। तो देखो ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, ओवम रिमेन्स अलाइव फॉर अबाउट 1 to 2 days, ओवम जो है वो 1 से 2 दिन तक अलाइव रहता है, ठीक है, और ओव्यूलेशन जो है वो 14th डे पे होता है, ठीक। ड्यूरेशन देखना, स्पर्म जो है वो भी 3 दिन तक सर्वाइव कर सकता है इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, वो भी 3 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। ओवम भी 1 से 2 दिन तक अलाइव रह सकता है, और मेंस्ट्रुएशन कब होता है, 14th डे पे होता है, ठीक है। अल्टरनेशन इन यूटेराइन एंडोमेट्रियम, ठीक है, अल्टरेशन इन यूटेराइन एंडोमेट्रियम, ठीक है, इसका क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या ये इसके ऊपर बेस्ड है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस से इसका कोई रिलेशन है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम का पीरियोडिक एब्स्टिनेंस से कोई रिलेशन है क्या, नहीं, इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। यूट्रस की एंडोमेट्रियम जो है वो कितना भी अल्टर कर रही है, कुछ भी कर रही है, उसका पीरियोडिक एब्स्टिनेंस से कोई रिलेशन नहीं है। इन तीनों का रिलेशन उससे जरूर बनता है, क्यों, क्योंकि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस अभी हमने देखा कि 10 to 17th डे पर, ठीक है, 10 to 17th डे का पूरा पीरियड लेकर चलती है, जिसमें क्या करना है, सेक्स को अवॉइड करना है, ठीक है ना। अब ये 10 to 17th डे पूरे 7 दिन क्यों कैलकुलेट किए गए हैं, क्योंकि इनमें से मिड में देखो 10, ठीक है, पूरा यहाँ पे लिख के देखो, 10, 11, 12, 13, देखो पूरा लिख के देखो, यहाँ लिख के देखते हैं, देखो 10, 11th डे, 12th डे, 13th डे, ठीक है, 14th डे, 15th डे, 16th डे और 17th डे, ठीक है।
अब ये डेज हो गए पूरे, ये पूरा ड्यूरेशन हो गया, ठीक है, ये पूरा ड्यूरेशन हो गया, ठीक है। अगर इस डे से ही, ठीक है, इस 10th डे से ही अगर सेक्स को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, और अगर पहले से कोई स्पर्म पहले से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है, ठीक है, तो अभी यहां पर दिखाया हमें कि वो कितने दिन तक अलाइव रह सकता है, 3 दिन तक सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो वो अगर 10 तक भी सर्वाइव कर रहा है, 11 तक भी सर्वाइव कर रहा है, 12 तक भी सर्वाइव कर रहा है, तो भी यहाँ पर क्योंकि ओव्यूलेशन तो 14th डे पे होने वाला है, ओव्यूलेशन अभी नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो फर्टिलाइज किससे होगा, ओवम तो रिलीज ही नहीं हुआ ना, तो नहीं होगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब क्योंकि अब सेक्स को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया गया है, तो नए स्पर्म्स की एंट्री तो हुई नहीं, और जो पुराने स्पर्म्स थे वो भी अब क्या हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, ठीक है ना। पहले से अगर कुछ स्पर्म्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक में थे तो वो भी डेड हो चुके हैं, नए स्पर्म्स की एंट्री भी नहीं हुई है, ठीक है ना, क्योंकि सेक्स को अवॉइड कर लिया है। अब देखो ये वाला जो ड्यूरेशन है, ठीक है, ये वाला जो ड्यूरेशन है थोड़ा सा एकदम एग्जैक्ट फिक्स्ड नहीं होती हैं चीजें, ठीक है ना। तो अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता भी है, ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन इस वक्त में आता भी है ओव्यूलेशन में, ठीक है, ओव्यूलेशन में, ठीक है ना, अगर आता भी है तो भी इस ड्यूरेशन में ओव्यूलेशन हो ही चुका होगा, ठीक है ना, इस ड्यूरेशन में। इसके बाद अब जो ओवम रिलीज हुआ है वो भी कितने दिन तक, 1 से 2 दिन तक सर्वाइव कर पाता है, 1 से 2 दिन सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। अगर 13 को भी हो जाता है तो 14, 15, 16 तक सर्वाइव करेगा, 14 को भी हो जाता है 15, 16 तक सर्वाइव करेगा, 15 को भी हो जाता है तो 16, 17 तक सर्वाइव करेगा, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो इस तरीके से इसको प्रिडिक्ट करके, कैलकुलेट करके इस पूरे ड्यूरेशन को बनाया जाता है कि यहां से लेके पुराने स्पर्म्स के डेड होने तक, ओव्यूलेशन होने तक, और इस ओवम के वापस से डेड हो जाने तक अगर सेक्स ना किया जाए, अगर सेक्स को अवॉइड किया जाए, तो फिर कंसीव करने के चांसेस क्या हो जाते हैं, नील हो जाते हैं। इस मेथड पे, इस कैलकुलेशन पे ये मेथड जो है वो बेस्ड है। तो इसके ऊपर ये 3 चीजें तो इंक्लूड हुई, ये 3 फैक्ट तो इंक्लूड हुए, इसका कोई रिलेशन नहीं था उससे, ठीक है ना। तो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, आपसे क्या पूछा है कि जिसके ऊपर कोई जिस फैक्ट पे बेस्ड नहीं है तो इस पे बेस्ड नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। समझ पाए लॉजिक। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, on which days of menstrual cycle should coitus be avoided to prevent fertilization। menstrual cycle के किन दिनों पर अगर कोइटस को अवॉइड किया जाए, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अभी हमने देखा पूरा कैलकुलेशन, हमने देखा कि किस बेसिस पर, किस फैक्ट पर किया गया है। ड्यूरेशन क्या था, 10 to 17, ड्यूरेशन क्या था, 10 to 17, यही था ना, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो नया केस आ गया, नया केस देखो क्या कहता है। प्रशांत wanted to find the genotype of a pea plant। प्रशांत चाहता है, ठीक है, देखो प्रशांत क्या चाहता है, प्रशांत चाहता है कि उसके पास एक पी प्लांट है, ठीक है, उसके गार्डन में, किचन गार्डन में एक पी प्लांट उग रहा है पर्पल कलर का, ठीक है, और प्रशांत चाहता है कि वो क्या करे, उसका जीनोटाइप पता कर ले, कि मुझे पता चल जाए कि एग्जैक्टली इसके अंदर कौन सा जीनोटाइप पाया जा रहा है, ठीक है। उसके गार्डन में पर्पल कलर का फ्लावर है पी प्लांट में, ठीक है, पर्पल फ्लावर वाला पी प्लांट है, और वो चाहता है कि उसका जीनोटाइप उसे पता चल जाए। तो देखो फिर उसने क्या किया, अब ये पता करने के लिए ही क्रॉस्ड पर्पल फ्लावर्ड प्लांट विद व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट। उसने क्या किया, पर्पल फ्लावर वाले प्लांट को व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से क्रॉस करवा के देखा, ठीक है, और फिर जो उसको रिजल्ट मिला ना, वो रिजल्ट उसको ये मिला कि सारे के सारे जो प्लांट्स थे, जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए, वो सब पर्पल फ्लावर वाले ही थे, मतलब व्हाइट वाला तो कहीं दिखा ही नहीं उसको, ठीक है। अब आप समझ गए ना क्या हुआ, समझ गए ना आप क्या हुआ, कि डोमिनेंस दिख रही है। पढ़ के आए ना हम चैप्टर, ठीक है, एक बार पूरा इतना और रीड कर ले, फिर अपन इसका क्रॉस बनाएंगे, ठीक है। अपॉन सेल्फिंग दीज प्लांट्स, अब जो ये सारे के सारे पर्पल मिले थे ना उसको, इन सब में फिर उसने क्या करवाई, सेल्फिंग करवाई। जब उसने सेल्फिंग करवाई तो उसे मिला क्या, 75% तो पर्पल फ्लावर प्लांट्स मिले और 25 क्या मिले, व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट मिले। तो भाई वो कह रहा था कि जब अभी तो सारे के सारे पर्पल थे, अब व्हाइट कैसे आ गए, कहां से निकल आए। तो यहाँ पे उसने क्या डिटरमाइन किया, जीनोटाइप जो है वो पर्पल फ्लावर प्लांट का डिटरमाइन कर लिया। कैसे, व्हाइट फ्लावर प्लांट के साथ जो उसने क्रॉस करवाया ना यहाँ पर, उससे उसको जीनोटाइप पता चल गया, ठीक है। तो उसको तो जीनोटाइप पता चल गया, क्या आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, इस केस के अंदर करना क्या है। इस केस की हेल्प से आपको बनाना है क्रॉस, ठीक है। अब इस क्रॉस के, क्योंकि इस केस के अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है ना, तो जो आप क्रॉस बनाओगे उससे आपका क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। चलो बना ले क्रॉस, बना ले क्रॉस, बना ले क्रॉस, क्रॉस क्रॉस। पर्पल बोला है ना उसने, अपन भी पर्पल ले लेते हैं, ठीक है। और क्या लेना है, व्हाइट है ना, पर्पल और व्हाइट, हम भी पर्पल ले लेते हैं। देखो पर्पल कलर के लिए क्या मैं सिंबल दूं, मैं डब्ल्यू ले लेती हूँ, ठीक है। पर्पल कलर के लिए मैंने ले लिया डब्ल्यू, ठीक है। अब यहां पर आपको ये समझना है कि इसको सारे के सारे क्या मिले हैं,
सारे के सारे क्या मिले उसको, पर्पल फ्लावर ही मिले रिजल्ट में। तो हमें जो पेरेंटल जनरेशन बनानी है वो कैसी बनानी है, ठीक है, W, और क्या बनाना है, W, ठीक है, इनको क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है, ठीक है, W और W को क्रॉस करवाना है। क्या आएगा रिजल्ट, रिजल्ट क्या आएगा क्रॉस करवाओगे तो, देखो चलो अच्छा सुंदर सा क्रॉस बनाते हैं। सारे क्वेश्चंस इसी के अकॉर्डिंग अपन को सॉल्व करने हैं, ठीक है। यहां से मैं इसको जरा हटा दूं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। देखो क्या होगा, W हो गया, ठीक है, इनको क्रॉस करेंगे, फिर बनेगा इनका क्रॉस, इनके क्रॉस में, ठीक है, यहां मैंने क्रॉस करवाऊंगी, फिर मैं यहाँ इनको क्रॉस करवाऊंगी, फिर मैं यहाँ ऐसे क्रॉस करवाऊंगी, और फिर मैं यहाँ ऐसे क्रॉस करवाऊंगी, ठीक है। फिर जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, W, है ना, क्या मिलेगा रिजल्ट मुझे, W, कैपिटल W, और क्या मिलेगा, स्मॉल W, यही मिला, ठीक है, कैपिटल एंड स्मॉल, ठीक है। दूसरा भी मुझे ऐसे ही मिलेगा, ठीक है, ये क्या हुआ, तीसरा कैसा मिलेगा, वो भी सेम मिलेगा मैम, कैपिटल W, स्मॉल W, ठीक है। मिल गए रिजल्ट मुझे, बताओ मिल गए क्या मुझे रिजल्ट। अब ये जो मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, ये जो मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, ठीक है, इनमें क्या करवाना है हमें, इनमें क्या करवाना है, यहां देखा था ना, सेल्फिंग करवानी है। क्रॉस चेक तो नहीं कर रहा कोई, क्रॉस चेक तो नहीं कर रहा कोई, अगर कर रहे हो तो देख लो भाई, सारे के सारे कैसे मिले हैं, सारे के सारे कैसे मिले हैं, पर्पल फ्लावर, पर्पल से लिखा है ना, सारे के सारे पर्पल मिले हैं, ठीक है। अभी एक बार फिर से समझाऊंगी, क्रॉस एक बार बना ले पहले, ठीक है। अब क्या करवानी है, इनकी सेल्फिंग करवानी है, ठीक है ना, ये कैपिटल W, स्मॉल W, क्रॉस करवा दो इनको, क्रॉस करवा दो इनको, ये करवा दी इनकी सेल्फिंग, ठीक है। सेल्फिंग करवाओगे तो क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा नया, देखो नया रिजल्ट कैसा डेवलप होगा, ठीक है। अब देखो जो पर्पल बनेगा ना उसी को मैं पर्पल से बना रही हूं, ठीक है। देखो यहां पर क्या आएगा, कैपिटल W, दूसरा भी कैपिटल W, फिर क्या आएगा, एक तो भाई कैपिटल है ही, क्रॉस हो रहा है किससे, स्मॉल से, ठीक है। फिर देखो यहां पर ये स्मॉल है, पर ये दूसरा वाला तो कैपिटल है ना, ये हो गया, ये देखो ये दोनों कैसे हो गए, स्मॉल हो गए, ठीक है। मैम आपने बोला था आप पर्पल को ही पर्पल से बनाओगे, आप तो चीटिंग कर रहे हो, अरे यार तुम लोग थोड़ा सा टाइम भी नहीं देते यार, देखो आ जाओ वाइट, ठीक है। अब देखो जरा, ये मिल गया हमें, ये मिल गया हमें एक और रिजल्ट, एक और सेट ऑफ रिजल्ट। अब इस सेट ऑफ रिजल्ट में ये जो हमें मिले हैं 75%, ये कैसे है, पर्पल दिख ही रहे हैं, ठीक है। और ये जो मिले हैं हमें 25%, ये कैसे मिले हैं, वाइट, ठीक है। ध्यान से देखो जरा क्या हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखो जरा हुआ क्या है यहाँ पर, ठीक है। इसे हमने रिजल्ट को ग्रीन से किया था ना, इसको भी कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं। इससे सारे जितने भी क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे उन सब में आपको यही यूज करना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस इस केस में आएंगे उन सब में आपको यही यूज करना है, इसलिए इतने अच्छे से बना रहे हैं हम इसको। देखो हुआ क्या था, सबसे पहले प्रशांत ने सोचा था कि मेरे पास एक पर्पल कलर के फ्लावर है मेरे किचन गार्डन में, मैं उनका जीनोटाइप पता कर लेता हूं, तो उसने उन्हें क्या करा, व्हाइट कलर वाले फ्लावर से क्रॉस करवा दिया था, ठीक है। फिर उसने देखा कि भाई मुझे तो सारे के सारे पर्पल कलर के ही फ्लावर मिले, व्हाइट तो मिला ही नहीं। फिर उसने सोचा कि एक बार इनमें भी इनकी भी सेल्फिंग करवा के देखते हैं, तो इन्हीं को, ठीक है, ये कैपिटल W स्मॉल W, इसी को उसने क्या करवा दिया, सेल्फिंग करवा दी। अब जब इनमें सेल्फिंग उसने करवाई तो उसको कुछ इस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिले, देखो यही मिला ना, ठीक है। 75% तीनों के तीनों पर्पल, ठीक है, और 25% जो फ्लावर्स मिले उसको कैसे मिले, व्हाइट, ठीक है। यही रिजल्ट मिले थे उसको, पूरा केस आपका यही कहता है, केस तो यही कहता है मैम। बस अब देख लेते हैं, अब देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या कहते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, Which of the following cannot be derived from the crosses done by प्रशांत, जो प्रशांत ने ये क्रॉसेस किए हैं इनसे हम क्या डिराइव नहीं कर सकते। देखो क्या नहीं डिराइव कर सकते, मैंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या इससे डिराइव नहीं हो सकता,
बताओ क्या डिराइव नहीं हो सकता इससे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? लॉ ऑफ डोमिनेंस डिराइव नहीं हो सकता क्या? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिराइव नहीं हो सकता क्या? या बोथ ए एंड सी तीनों ही डिराइव नहीं हो सकते क्या? बताओ 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 बताओ, कौन सा लॉ जो है वो डिराइव नहीं किया जा सकता इन क्रॉसेस के बेसिस पर? बताओ। करेक्ट आंसर होगा, बता दूं मैं, करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, सिर्फ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहां से डिराइव नहीं हो सकता, सिग्रीगेशन और डोमिनेंस हो रहा है। देखो सिग्रीगेशन और डोमिनेंट कैसे हो रहा है? देखो कैरेक्टर्स सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं क्या? यहां पर देखो कैरेक्टर्स नहीं दिख रहे थे, ठीक है, कंबाइंड थे, फिर वो क्या सेग्रीगेट नहीं हुए? हुए ना, ठीक है, कैरेक्टर्स सेग्रीगेट हुए ना, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिख रहा है। डोमिनेट भी कर रहे हैं ना, यहाँ पर जो रिसेसिव वाला कैरेक्टर है वह है, पर जो डोमिनेट कर रहा है वही दिख रहा है ना, पर्पल ही दिख रहा है, व्हाइट नहीं दिख रहा। लॉ ऑफ डोमिनेंस भी दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिख रहा, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किन केसेस में दिखा करता था? जब हम वो वाले क्रॉस बनाते थे, राउंड येलो, ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन वाले क्रॉस जब बनाते थे ना, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन वाले, ये वाले, ठीक है, जिनमें क्या होते थे, दो तरह के कैरेक्टर्स जब इंटरमिक्स होते थे, तो वो बताते थे कि ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहा है, ये वाला कैरेक्टर भी दिख रहा है, ये वाला कैरेक्टर भी दिख रहा है। तो जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात आती है तो उसमें दो कैरेक्टर होने चाहिए, यहाँ पर एक ही कैरेक्टर है, सिर्फ कलर की बात हो रही है, ठीक है, शेप या किसी और चीज की बात हुई क्या? नहीं हुई, तो इसलिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पर नहीं दिखेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ देख लो आप, ठीक, बाकी सब चलेगा। तो क्या हो गया, ये वाला लॉ यहाँ पर आपको नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ पर्पल फ्लावर्ड प्लांट, प्रशांत ने जो ये क्रॉस किया है ना प्लांट को व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से, इस क्रॉस को कहेंगे क्या? इस क्रॉस को कहेंगे क्या? क्या ये टेस्ट क्रॉस है? क्या ये डायहाइब्रिड क्रॉस है? क्या ये रेसिप्रोकल है? क्या ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है? क्या कहेंगे इस क्रॉस को? डाया हाइब्रिड कह सकते हैं क्या मैम? उसमें तो होता है डबल, ठीक है, वो दो कैरेक्टर वाला होता है अपना, ठीक है, डाया हाइब्रिड तो नहीं है, ये दो हाइब्रिड वाला जो होता है ना वो वाला के चलता है इसके अंदर, तो ये तो नहीं है, रेसिप्रोकल भी नहीं है, ट्राया हाइब्रिड भी नहीं है, तो बचा क्या मैम? टेस्ट क्रॉस है ये, क्योंकि ये उसने टेस्ट लगाया है मैम, ये तो टेस्ट क्रॉस है, ये कुछ उससे डिटरमाइन कर रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कहता है? इन व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट एलील इज एक्सप्रेस्ड इन, जो व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट है उसमें एलील जो है वो किस कंडीशन में एक्सप्रेस हो रही है? हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ठीक है, एलील किस कंडीशन में एक्सप्रेस हो रही है? हेट्रोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में, F3 जनरेशन में, या दोनों होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन में? अब देखो ये क्रॉस आपको हेल्प करेगा। इस क्रॉस में देखो यहाँ पर जब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है एलील, ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? व्हाइट फ्लावर वाले की, ठीक है, तो जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है व्हाइट फ्लावर वाला, जब ये व्हाइट वाला हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तब क्या वो एक्सप्रेस हो रहा है? नहीं हो रहा। यहां पर कहीं हो रहा है हेट्रोजाइगस में? नहीं। यहां पर होमोजाइगस है तो एक्सप्रेस हुआ, यहां पर भी होमोजाइगस है तो एक्सप्रेस हुआ, मतलब ये किस कंडीशन में एक्सप्रेस हो रहा है? होमोजाइगस कंडीशन ओनली। क्लियर हो गया आंसर? क्लियर हो गया आंसर? यही पूछा था बस, यही पूछा था बस कि किस कंडीशन में एक्सप्रेस हो रहा है, तो भाई होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस हो रहा है व्हाइट वाला कैरेक्टर, ठीक है। ठीक, चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? होमोजाइगस देन द कैरेक्टर दैट इज पर्पल कलर ऑफ द फ्लावर दैट अपीयर्ड इन द फर्स्ट फीलियल जनरेशन इज कॉल्ड। कैरेक्टर कौन सा वाला कैरेक्टर जो पर्पल कलर दिख रहा है फ्लावर का, ठीक है, जो कि सबसे पहली जनरेशन में दिखा था, फर्स्ट फीलियल जनरेशन में दिखा था, वो कैसा कैरेक्टर है? पर्पल कलर वाले का पूछ रहे हैं कि कौन सा वाला कैरेक्टर है, क्या वो रेसेसिव है, क्या वो डोमिनेंट है, या फिर वो होलोएंड्रिक है, या फिर वो लीथल कैरेक्टर है? बताओ कौन सा कैरेक्टर है? पर्पल वाले का पूछा है। यहां देख लो पूरा क्रॉस सामने है, कौन सा वाला कैरेक्टर है? वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है? आंसर बता दूं, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो डोमिनेंट कैरेक्टर है भाई, तभी तो वो पूरे के पूरे में फर्स्ट फीलियल जनरेशन में पूरा पर्पल ही तो दिख रहा है। हाँ, व्हाइट कहीं कोई प्लांट ही नहीं बना उसका, फर्स्ट फीलियल जनरेशन पूछी है ना, डोमिनेंट। असर्शन और रीजन देखो, a geneticist crossed two plants and he obtained 50% purple flowered plant and 50% white flowered plant, ठीक है, एक जेनेटिसिस्ट ने इस तरह से प्लांट्स को क्रॉस करवाया कि उसको 50% पर्पल फ्लावर वाले मिले और 50% व्हाइट फ्लावर वाले मिले, ठीक है।
पर्पल कलर वाला जो फ्लावर था वो जो है वो हेट्रोजाइगस हो सकता है। इस तरीके का उस चीज के लिए उन्होंने कि अगर ऐसा रिजल्ट मिला है तो उसका रीजन ये हो सकता है कि पर्पल कलर वाला जो फ्लावर है वो हेट्रोजाइगस होगा। यहाँ पर हमने दोनों को होमोजाइगस से स्टार्ट किया था, ये प्रशांत के रिजल्ट थे, है ना। अब प्रशांत की बात नहीं हो रही है, एक जेनेटिसिस्ट की बात हो रही है कि उसने कुछ इस तरीके से करके देखा। मतलब हमें क्रॉस अब चेंज करना पड़ेगा, हमें क्या देखना पड़ेगा कि यार यहाँ पर अगर होमोजाइगस से रिजल्ट ये आया था तो रीजन इन्होंने कहा है कि पर्पल कलर वाला जो फ्लावर है उसको हेट्रोजाइगस बना के देख लो। तो अपन एक बार फिर से क्रॉस लगा के देखें, ये वाला क्रॉस मैं डिलीट कर दूं, एक बार फिर से क्रॉस लगा के देखें, देखो एक बार फिर से क्रॉस बना के देखते हैं। हमें अब क्या करना है, पर्पल कलर वाला जो फ्लावर है हमारा उसको बनाना है हेट्रोजाइगस, ठीक है, और दूसरा वाला सेम रहने देंगे, दूसरा वाला सेम रहेगा, ठीक है। क्रॉस लगाओ, क्रॉस लगाओ, क्या रिजल्ट आएंगे, देखो क्या रिजल्ट आएगा इसका, कौन सा वाला पर्पल बनेगा और कौन सा व्हाइट बनेगा। देखो यहां पर तो ये कैपिटल W है, ठीक है, और एक आ जाएगा स्मॉल, ठीक है, पर क्योंकि एक भी है तो ये कैसा रहेगा, पर्पल रहेगा, ठीक है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यही वाला कैपिटल जो है, ये वाला स्मॉल, तो भी भाई ये भी रहेगा पर्पल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आएगा चेंज, अब आएगा चेंज, क्योंकि ये भी स्मॉल है और यहां से तो सब कुछ ही स्मॉल था, तो ये क्या बन जाएंगे, अब होमोजाइगस वाले बन जाएंगे, ठीक है। ये देखो ये बन गए व्हाइट, ये बन गई पूरी की पूरी जनरेशन, ये बन गई पूरी की पूरी जनरेशन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा नीचे हो गए क्या, इनको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, देखो ये पूरी जनरेशन बन गई है, ठीक है। अब देखो इनसे इनका रिजल्ट मैच कर रहा है क्या, रिजल्ट क्या कहा था इन्होंने, रिजल्ट कैसा बनना चाहिए कि 50% आपके बनेंगे पर्पल फ्लावर और 50% बनेंगे कैसे, व्हाइट फ्लावर, ठीक है। यही रिजल्ट कहा था उन्होंने, 50-50 रिजल्ट चाहिए था उन्हें, तो मिल गया क्या हमें 50-50 रिजल्ट, देखो 50% पर्पल 50% व्हाइट मिल गया भाई, करेक्ट बात है। मतलब असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है कि अगर पर्पल कलर वाला फ्लावर वाला जो प्लांट है वो हेट्रोजाइगस होगा तो ये रिजल्ट मिल जाएगा, मिल गया ना, बताओ मिल गया ना। तो करेक्ट क्या बनेगा, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और उसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो एक बार, मैं इधर हो जाती हूँ भाई, ठीक है, जगह दे देती हूँ आप लोगों को। डन 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 डन, बहुत है इतना टाइम, बहुत है इतना टाइम। देखो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट केस देखो क्या कहता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड विच इज डीएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड विच इज आरएनए आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ये दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो कि पाए जाते हैं किसमें, लिविंग सिस्टम्स में, ठीक है। ये दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो कि लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पाए जाते हैं, पता है हमें। डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, और डीएनए जो है वो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, लेकिन आरएनए जो है वो बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या रीजन है इसके पीछे, पता करो पता करो पता करो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, आपको बताना है कि किन ऑर्गेनिज्म में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। एस्करिचिया कोलाई, क्यू बीटा बैक्टीरियोफेज, ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस, या बोथ बी एंड सी। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, अज्यूम करो जल्दी से, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, एंड द करेक्ट आंसर विल बी बोथ बी एंड सी, ठीक है। बैक्टीरियोफेज और टीएमवी दोनों में ही आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, लेकिन इकोलाई में डीएनए होता है। इकोलाई में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, इसलिए वो करेक्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 क्या कहता है, व्हाट इज द रीजन फॉर द एडिशनल स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू आरएनए। अच्छा, हमें पता है ना कि डीएनए जो है वो आरएनए के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है ना, मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, उसके पास ऐसा क्या है कि वो ज्यादा स्टेबल है और आरएनए के पास ऐसा क्या है कि वो स्टेबल उतना नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई क्या चीज है यहाँ पर, क्या होगा करेक्ट आंसर, थाइमीन की वजह से है, यूरेसिल की वजह से है, OH ग्रुप की वजह से है, या डीऑक्सीराइबोस शुगर की वजह से है, किस वजह से है, बताओ 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 बताओ। OH ग्रुप इसके पास होता है क्या, सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप इसके पास होता है क्या, हाँ बताया था मैंने ये बताया था पिछले सेशंस में। चलो देखो करेक्ट आंसर होगा इसका प्रेजेंस ऑफ थाइमीन, प्रेजेंस ऑफ थाइमीन। भाई आरएनए में होता है यूरेसिल, ठीक है, आरएनए में होता है यूरेसिल और डीएनए में यूरेसिल की जगह होता है थाइमीन,
ठीक है। इसीलिए डीएनए को जो है एडिशनल स्टेबिलिटी जो मिल रही है वो किससे मिल रही है, थायमीन के होने की वजह से। किससे, थायमीन के होने की वजह से। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया अ मॉलिक्यूल मस्ट फुलफिल टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब आपको बताना है किन चीजों के बारे में, जो हमने एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल के क्राइटेरियाज पढ़े हैं वहां से आपको डिस्कस करना है। पिछले सेशन में हमने इनको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो जो एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल का क्राइटेरिया होता है उसके बेसिस पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से अपना आंसर दे दो तो मैं बताऊं, ठीक है। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, ऐसा तो पढ़ा था हमने, ठीक है, ऐसा तो पढ़ा था हमने। देन इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बोथ, तो स्टेबिलिटी भी अभी हमने देखी उसकी होती है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, हाँ भाई ये तो होना ही चाहिए इसके पास। तो क्या सारे के सारे क्राइटेरिया होंगे क्या, यस, सारे ही क्राइटेरिया ये वो हैं जो कि एक जेनेटिक मटेरियल में होने ही चाहिए अगर उसको हम आइडियल जेनेटिक मटेरियल कहें, ठीक है। देन देखो असर्शन रीजन क्या कहते हैं, आरएनए इज लायबल एंड इजीली डिग्रेडेबल। आरएनए जो होता है वो लायबल होता है और इजीली डिग्रेडेबल होता है। जो सेकंड डैश पे सेकंड कार्बन पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है हर एक न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है, इन आरएनए इज अ रिएक्टिव ग्रुप। वो कैसा होता है, एक रिएक्टिव ग्रुप होता है, ठीक है। तो क्या इन दोनों का कोई रिलेशन बन पा रहा है, क्या ये करेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहा है, बताओ मुझे, क्या आंसर बनेगा आपकी तरफ से। देखो 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 देखो, करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, करेक्ट आंसर विल बी ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड इट इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आरएनए जो है वो लायबल है और इजीली डिग्रेडेबल है, वो इसीलिए है, ठीक है, यही उसका रीजन है। जो उसका आरएनए में हर एक न्यूक्लियोटाइड पे, ठीक है, सेकंड कार्बन पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, यही उसका वो रिएक्टिव ग्रुप है जो इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है कि वो बार बार दूसरी एनवायरनमेंट में जाकर रिएक्ट करने लग जाता है, और जब रिएक्शंस करता है तो उसका क्या हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो उतनी मेंटेन्ड नहीं रह पाती, ठीक है। ये उसे रिएक्टिव बना रहा है, मतलब वो रिएक्ट कर रहा है मतलब अपनी पुरानी स्टेट को चेंज करता जा रहा है, इसीलिए तो स्टेबल नहीं है, इसीलिए तो इजीली डिग्रेडेबल है, क्योंकि वो रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, रीड द गिवन स्टेटमेंट, क्या लिखा है ये इतना सारा, हाँ, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, पिरामिडीन्स के बारे में पूछा है, ओके ओके ओके, पूछा इसके बारे में, ये है इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट। पूछा क्या है, pyrimidines present in DNA are dash and dash while pyrimidine present in RNA are dash and dash, ठीक है। पहले आपको दो pyrimidines बताने डीएनए के और फिर आपको दो pyrimidines बताने आरएनए के। देखो 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 कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, क्या ये डीएनए में प्रेजेंट होते हैं और बचे हुए दो आरएनए में, ठीक है। बताओ 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 किस हिसाब से होगा। अभी जो पिछला सबसे पहला क्वेश्चन इसका देखा था उसमें इसका आंसर था, सबसे पहला क्वेश्चन जो इसका देखा था उसके अंदर इसका आंसर था। क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, डीएनए में जो पिरामिडीन्स पाए जाते हैं वो होते हैं साइटोसिन एंड थायमीन, और थायमीन की जगह पर फिर आरएनए में आ जाता है यूरेसिल, ठीक है। थायमीन की जगह आरएनए में क्या आ जाता है फिर यूरेसिल, ठीक है ना। यही तो रीजन था ना उसकी स्टेबिलिटी का, डीएनए की, यही तो पढ़ा था अभी। देखो अब ना आएगा नेक्स्ट केस, ठीक है। ये केस बहुत छोटा सा है, बिल्कुल एक सिंगल लाइन वाला केस है। इसमें आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया गया है दैट अ पॉपुलेशन हैज बीन एग्जिबिटिंग जेनेटिक इक्विलिब्रियम। एक पॉपुलेशन जो है वो एक जेनेटिक इक्विलिब्रियम दिखा रही है। बहुत जल्दी ये सेशन आपका कंप्लीट होने वाला है, और सिर्फ सेशन ही नहीं पूरी सीरीज कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। खुश हो जाओ बिल्कुल, ठीक। छोटे से 2-3-4 क्वेश्चन और बाकी है, बस दैट्स इट, ठीक है। एक पॉपुलेशन जो कि एक जेनेटिक इक्विलिब्रियम को दिखा रही है। आंसर द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू द अबव स्टेटमेंट, ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो सिर्फ एक इस स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको सॉल्व करने, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये स्टेटमेंट ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। भाई ये क्या बात हुई, खुद ही स्टेटमेंट दिया, खुद ही एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो। देखो क्या पूछा है, क्या बोल रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन जो है वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम को कैसे बनाती है। तो द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि आपस में क्या कर सकते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाली एज में जो फेज में है, ठीक है, उनकी जितनी भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स होती है एक गिवन पॉपुलेशन में, वो हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। और इसी को कहा गया है, इसी को कहा गया है हार्डी-वेनवर्क्स, ठीक है, इसी को कहा गया है हार्डी-वेनवर्क्स इक्विलिब्रियम लॉ, ठीक है। इसी को हार्डी-वेनवर्क का इक्विलिब्रियम लॉ कहा गया है, जिसके बेसिस पर जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रहता है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई इसका एक्सप्लेनेशन। और पूछ लो, क्या पूछ रहे हो,
क्वेश्चन नंबर 27 ये पूछ रहा है कि ये इसके पीछे प्रिंसिपल कौन सा दिया गया है, ये जो स्टेटमेंट है ये किस प्रिंसिपल का है। तो अभी बताया हमने हार्डी-वेनबर्ग्स इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल या लॉ, इसी के ऊपर है, ठीक है। तो द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू एज लॉन्ग एज, ये जो स्टेटमेंट है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तब तक सही है जब तक द पॉपुलेशन इज लार्ज इनफ, पॉपुलेशन काफी लार्ज हो, और चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू चांस और एक्सीडेंट आर इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। जो भी एलील फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहे हैं ना, वो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहे हैं वो सब एक्सीडेंटली आ रहे हैं या बिल्कुल एक बाय चांस कहीं कोई चेंज आ गया वैसा हो, लेकिन वो इतने इनसिग्निफिकेंट हो, ठीक है, और बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट ना हो। मेटिंग अकर्स एट रैंडम, मेटिंग जो है वो रैंडमली हो रही हो, ठीक है। म्यूटेशन डजंट अकर, म्यूटेशन नहीं हो रहा हो, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन सर्वाइव एंड हैव इक्वल रिप्रोडक्टिव रेट्स, जितने भी पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं वो सब सर्वाइव कर रहे हैं और सबका इक्वल रिप्रोडक्टिव रेट हो, ठीक है। उन कंडीशंस में, इन कंडीशंस में ही ये जो प्रिंसिपल है हार्डी-वेनबर्ग्स इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ये तब क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है लिस्ट एनी टू फैक्टर्स व्हिच कुड अपसेट द जेनेटिक इक्विलिब्रियम ऑफ द पॉपुलेशन। कौन से वो ऐसे दो फैक्टर हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन का जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है वो डाउन हो सकता है। कौन से हैं वो फैक्टर्स? सी द टू फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट हार्डी-वेनबर्ग्स इक्विलिब्रियम आर जीन माइग्रेशन, जब जो है जीन्स क्या कर जाए, माइग्रेट कर जाए, पूरी एक पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, एक पूरा जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है उसको छोड़ के जीन्स क्या करने लगे, माइग्रेट करने लगे, या रिकॉम्बिनेशन हो जाए। अभी देखा ना उसमें म्यूटेशन रिकॉम्बिनेशन की कोई जगह नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये हो जाएगा तो मतलब वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को तोड़ेगा, उसको डिसबैलेंस करेगा, ठीक है ना। तो ये दो फैक्टर्स हो गए, जीन माइग्रेशन एंड रिकॉम्बिनेशन या म्यूटेशन, ठीक। इसके अलावा देखो क्या पूछा है, बस दो क्वेश्चन बाकी है। टेक अप एनी वन सच फैक्टर, ठीक है, कोई एक ऐसा फैक्टर निकालो एंड एक्सप्लेन हाउ द जीन पूल विल चेंज ड्यू टू दैट फैक्टर, और बताओ कि फिर जीन पूल जो पूरा का पूरा होता है वो उस एक फैक्टर की वजह से फिर कैसे चेंज होगा। ऐसा आपको एक फैक्टर बताना जिसकी वजह से जीन पूल जो है वो पूरा चेंज हो जाए। तो देखो व्हेन अ सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन माइग्रेट्स, अभी हमने देखा ना जीन माइग्रेशन या आपका रिकॉम्बिनेशन या म्यूटेशन, यही दो फैक्टर्स थे, ठीक है। तो जब एक पूरा सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेट कर जाए दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में, जीन माइग्रेशन जिसे कहते हैं, ठीक है, तो जो जीन होगी या जो एलील फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज कर जाएगी ओरिजिनल पॉपुलेशन से, एज वेल एज इन अ न्यू पॉपुलेशन में भी चेंज होगी, इसमें तो हुई उसमें भी होगी, है ना। यहाँ पर जो चेंज आएगा तो उसमें भी आएगा, इधर डिक्रीज आएगा तो उधर इंक्रीज आएगा। न्यू जीन्स और एलील्स आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन, नए वाले में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी, और यही सारी फिर पुरानी वाली से क्या हो जाएंगी, लॉस हो जाएंगी। तो दिस रिजल्ट इन चेंज इन जीन पूल, इसकी वजह से जीन पूल में चेंज आएगा, और साथ ही साथ टोटल जो जीन्स है और जो उनकी एलील्स है पॉपुलेशन में वो भी चेंज हो जाएंगी, और पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे जो है वो उसका इक्विलिब्रियम जो उसकी पूरी है वो क्या हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम जो उसका मेंटेन था वो क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। किसकी वजह से, जीन माइग्रेशन की वजह से। यहां पर हमसे एक ही फैक्टर डिस्कस करने के लिए कहा गया था, इसलिए हमने एक किया है। पिछले क्वेश्चन में हमने दो फैक्टर्स इसे बताए हैं, जीन माइग्रेशन या फिर क्या, जीन माइग्रेशन के अलावा और क्या हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन या म्यूटेशन, राइट। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, ये एक अलग केस है, ये एक अलग केस है, ठीक है। एक पूरा केस जो है वो एक ही क्वेश्चन के ऊपर है। देखो क्या है, वी समटाइम्स फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन ह्यूमन बींग्स। कई बार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे डेली लाइफ में पूछे जाने वाले ऐसे बिल्कुल अमेजिंग फैक्ट्स से रिलेटेड है। सी वी समटाइम्स फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन ह्यूमन बींग्स। हमें कई बार ऐसा होता है कि ह्यूमन बींग्स में ये सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कई बार ऐसे बेबीज का बर्थ होता है जिनमें एक शॉर्ट टेल देखने को मिलती है, ठीक है, अकरेंस ऑफ शॉर्ट टेल इन सम बेबीज ये देखने को मिलता है। प्रेजेंस ऑफ अ एडिशनल मैमे इन 2 rows डाउन इन द फ्रंट ऑफ द बॉडी ऑफ द सम पर्सन्स, ठीक है, ऐसा भी देखने को मिलता है। और पावर ऑफ मूविंग पिन्ना, ठीक है, पिन्ना को मूव करने की जो पावर होती है कुछ में डेवलप हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ वेरी लॉन्ग एंड डेंस हेयर ऑन द बॉडी, ठीक है, बॉडी में बहुत ही ज्यादा लॉन्ग और डेंस हेयर्स की प्रेजेंस देखने को मिल जाती है। तो ये जो जितने भी कैरेक्टर्स यहाँ पर दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाई डज दिस हैपन इन सच पर्सन्स, एंड ऑल्सो नेम द फिनोमिना इन्वॉल्व्ड, कि इन लोगों में ऐसा होता है तो क्यों होता है, और उसके पीछे अगर कोई फिनोमिना है, कोई प्रोसेस है तो वो क्या है, ठीक है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है लेकिन उसके अंदर इन सबके आंसर्स होंगे और वो बहुत ही अच्छा आंसर होगा। सी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट आंसर, देखो
द अपीयरेंस ऑफ अबव कैरेक्टर्स इन सम पर्सन्स, ठीक है, ये जितने भी कैरेक्टर्स बताए गए ये सारे अगर कुछ पर्सन्स में देखने को मिलते हैं तो इन सबको कहाँ एक्सप्लेन किया गया है, इन सबको एक्सप्लेन किया जा सकता है ऑन द अजम्पशन दैट देयर इज अ टेंडेंसी अमंग द एनिमल्स, ठीक है, एक टेंडेंसी होती है सारे ही एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स भी, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में भी और सारे ही एनिमल्स में ये टेंडेंसी होती है दैट दे कैन डेवलप स्ट्रक्चर्स दैट वर प्रेजेंट इन देयर रिमोट एंसेस्टर्स, ठीक है, वो उन कैरेक्टर्स को वापस से डेवलप कर सकते हैं कुछ एक्सीडेंटल, कुछ चांस फैक्टर्स के बेसिस पर, ठीक है, उन कैरेक्टर्स को वापस से डेवलप कर सकते हैं जो उनके बहुत ही सदियों पुराने एंसेस्टर्स में कभी रहे होंगे, जैसे टेल का होना, बहुत ही ज्यादा बड़े हेयर्स का बॉडी पे प्रेजेंट होना, ये सारे हमारे एंसेस्टर्स के कैरेक्टर्स हैं जो हमारे अंदर भी अगर अचानक से कभी देखने को मिल जाते हैं तो वो एक चांस फैक्टर होता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में और बाकी एनिमल्स में भी ये टेंडेंसी पाई जाती है अभी भी कि वो अचानक से जो उनके एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स हैं उनको शो करने लग जाते हैं, ठीक है, वो उनके अंदर दिखने लग जाते हैं, तो ये एक चांस टेंडेंसी है, ठीक है, और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को कहते हैं एटाविज्म, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, एटाविज्म। कई बार आपने ऐसी बहुत सारी न्यूज सुनी होगी कि एक बेबी का बर्थ हुआ और उसकी टेल देखने को मिली, ठीक है, या उसका माउथ जो था वो बिल्कुल चिंपैंजी लाइक था, या इस तरह का जॉ था, ठीक है, ये सारे जितने भी न्यूज आप सुनते हो आसपास, ठीक है, जितनी भी ये न्यूज आप सुनते हो आसपास, ये सब किससे रिलेटेड है, ये सब इस एटाविज्म से रिलेटेड है, जो कि क्या है, टेंडेंसी टू डेवलप द एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, ठीक है, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स को डेवलप करने की टेंडेंसी जो कि अभी भी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में है। इसके अंदर क्या होता है, रीअपियरेंस होता है, जो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स है ना वो फिर से रीअपियर होने लग जाते हैं, जो कि नॉन पेरेंटल है, पेरेंट्स में नहीं है लेकिन एंसेस्टर्स में है, दिखने लग जाते हैं। स्ट्रक्चर्स विच हैज और हैव आइदर कंप्लीटली डिसअपियर्ड, जो कि बिल्कुल कंप्लीटली, अब देखो आप आजकल ह्यूमन बींग्स में क्या किसी में टेल देखने को मिलती, कोई इंसान देखा आज तक जिसकी पूंछ लटक रही हो, हाँ, क्या देखने को मिली है, कोई ऐसा जॉ देखने को मिला है जो बिल्कुल बंदरों जैसा, बिल्कुल चिंपैंजी जैसा देखने को मिल रहा हो, लेकिन जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स में नहीं है, जो बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीटली क्या हो चुके हैं, डिसअपियर हो चुके हैं, बट एंसेस्टर्स में तो थे, तो ऐसे कैरेक्टर्स का, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स का रीअपियर होना, इस टेंडेंसी का, ठीक है, कि वो अपने कैरेक्टर्स को वापस से क्या कर सके, गेन कर सके, इस टेंडेंसी को, इस पूरे फिनोमिना को, इस पूरे मेथड को क्या कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एटाविज्म। क्या कहते हैं, एटाविज्म कहते हैं, जिसमें 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 ये सारे कैरेक्टर्स वापस से देखे जा सकते हैं। तो ये कोई जादू नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारे मिथ्स यहाँ से क्लियर हो गए होंगे, ठीक, और इसी के साथ साथ सुपर 30 सीरीज भी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, सुपर 30 सीरीज का ये लास्ट सेशन था, इसी के साथ ये सेशन भी कंप्लीट होता है और ये सीरीज भी कंप्लीट होती है, ठीक है। आपको सीरीज कैसी लगी है, आपने कितने कॉन्सेप्ट्स यहाँ से क्लियर किए हैं, आपकी जितनी भी 50% सिलेबस की प्रिपरेशन है इन चारों सीजन्स को बैक टू बैक देखने से कितनी कंप्लीट हो पाई है, एक बार फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं हमारी जो एज यूजुअल लाइव क्लासेस है उनमें, और टिल देन बाय बाय, टेक